हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिजन होल थ्योरी। नाम बड़ा अजीब सा है। अगर स्टूडेंट ने पहले से नहीं पढ़ा हो तो तुक्का तो नहीं मार सकता वो एग्जाम में। पिजन होल थ्योरी, पिजन होल नहीं, कबूतर का छेद, कबूतर का घोंसला। ये क्या हुआ भाई? एक्चुअली एक कबूतर के घोंसले में एक ही कबूतर होता है। इधर उधर के कबूतरों की बात मत करो भाई। ये एक लॉ को इंटरप्रेट करने का तरीका है जो पुराने जमाने में चलता था। अब प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना भाई, सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहा हूं। आज की तारीख में ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। मेनका गांधी करके इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में एंड में जाके बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये रेलेवेंट बहुत ज्यादा नहीं है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एग्जाम में तो पुरानी चीजें, नई चीजें कुछ भी पूछते ही हैं। आप एक लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता भी होनी चाहिए। पिजन होल थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है भाई जो बात कर रहे हो ना वही करो, इधर उधर की बात मत करो। फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। आपको पता है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूं। कई बार इंटरप्रिटेशन के मामले में ये बात है कि अगर हम जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर राइट को, तो दूसरे राइट्स की भी इंटरप्रिटेशन या उसमें दूसरे प्रोविजंस में जो लिखा है क्या वो रेलेवेंट है? तो मैंने पहले कहा ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। जो पुराना कोर्टों का इंटरप्रिटेशन का स्टाइल था उसमें उन लोगों ने ये बात कही कि हाँ, जब हम एक पर्टिकुलर राइट को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो दूसरों से हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी अगर आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या कोई भी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ सीधी सीधी बात करेंगे। जैसे ये ऐसा हुआ कि अगर हम इनकम टैक्स के अंदर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो जीएसटी को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करेंगे, सीधा सीधा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पिजन होल थ्योरी। दोबारा बोलता हूं, जिस सेक्शन की बात हो रही है, जिस एक्ट की बात हो रही है, जिस आर्टिकल की बात हो रही है, अगर कोर्ट ये कहे कि मैं इसके बाहर कुछ और सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हूं, या मेरे को आप इधर उधर की कोई बात मत बताओ, चाहे वो इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है तब भी मत बताओ, तो ये है पिजन होल थ्योरी। धीरे धीरे समय बदला और फाइनली कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन को, इस पिजन होल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। आज की तारीख में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, यानी आज की तारीख में इंटर रिलेटेड लॉ को भी किसी भी कंक्लूजन पर आने के लिए, किसी भी डिसीजन पर आने के लिए कंसीडर किया जाता है। तो यानी आज की तारीख में पिजन होल थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट है, मैंने पहले भी कहा। नाउ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिजिड समझते हो? जैसे होता ना भाई, पुराने जमाने में कुछ होता था, हम तो आज भी वही चलेंगे। 200 साल पहले अगर कोई बात होती थी तो उस बात को हम चेंज नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट इज पिजन होल थ्योरी, अ रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो इंटरप्रिटेशन चल रही है पुरानी वही चलती रहेगी, कोई नई बात, कोई इधर उधर की बात, चाहे रिलेटेड है नॉट रिलेटेड है, हमसे कोई बात मत करो आप। ये है पिजन होल थ्योरी। According to this theory, each fundamental right, ध्यान से सुनना, each fundamental right is placed in a separate compartment or a pigeonhole। ये वैसा हो गया कि जैसे अगर एक स्टूडेंट साइंस लैब में जा रहा है और उसको वहां कोई इश्यू है, तो पिजन होल थ्योरी के हिसाब से मेरे से सिर्फ साइंस लैब की बात करो। स्पोर्ट्स रूम में क्या हो रहा है, लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, प्रेयर हॉल में क्या हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम। दिस इज पिजन होल थ्योरी। अब आप खुद सोचो कि ये थ्योरी फिर थोड़ी इलॉजिकल हुई ना। कोई भी इंटरप्रिटेशन करते वक्त, कोई भी बात को समझते वक्त हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी होती है, लेकिन ये बोल रहा है एक सेपरेट कंपार्टमेंट कि भाई बस इतना ही बताओ, इधर उधर की कोई बात मत करो। द थ्योरी अज्यूम्स, क्या अज्यूम करता है? दैट फंडामेंटल राइट्स आर डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ सर? डिस्टिंक्ट का मतलब हर फंडामेंटल राइट अपने आप में अलग है
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब खुद सोचो, एक भारत देश, उसके इतने सारे नागरिक, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, तो एक का दूसरे से संबंध क्यों नहीं होगा भाई? सब इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड तो है ही ना। बट पिजन होल थ्योरी कहती है ना, एक बार में एक बात करो, इधर उधर की कोई बात मत करो। इसको 1950 में एक जजमेंट ने अडॉप्ट भी किया, मेनली अप्लाइड बाय ए.के. गोपालन, स्टेट ऑफ मद्रास। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बादाम खाते हैं। अब उनकी मेमोरी अच्छी होती है तो वो एग्जाम में जाके ये सुप्रीम कोर्ट या इस तरह की जजमेंट को लिख आते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जजमेंट करेक्ट लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ईयर भी लिखना जरूरी है? छोड़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ना याद रहे, कोई हाई कोर्ट की रूलिंग हो, तो क्या उसको छोड़ दें? छोड़ दो। मैं क्या बोलूं? माना मैं बोलूंगा नहीं नहीं, ईयर भी लिखो, कोर्ट भी लिखो, हैं वर्सेस की दूसरी पार्टी। अब माना आपको सर ए.के. गोपालन तो याद आ रहा है, स्टेट ऑफ मद्रास भूल गए। यहां पर मेरे को तो बोलना आसान है ना, मेरे तो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ बोलना है। आपको सर मेरे को तो याद ही नहीं रहा, वहां पेपर में पहुंच गया, वहां पे मुझे ए.के. गोपालन तो याद था। देखो स्टेट ऑफ मद्रास अगर याद रहा तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो मत ही लिखो। लेकिन फर्स्ट पार्टी मेन होती है। अब जैसे अगर ये वाली रूलिंग एग्जाम में लिखनी है तो ए.के. गोपालन तो याद रहना चाहिए। अगर स्टेट ऑफ मद्रास भूल गए, 1950 भूल गए, सुप्रीम कोर्ट भूल गए, सब कुछ भूल जाओ तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो रूलिंग इन द केस ऑफ ए.के. गोपालन। ये मिनिमम है, बाकी इसके आगे श्रद्धा है भाई, आप कितना याद रख सकते हो, आपको कितना याद रहेगा। अब यहां पर यही है, अब मैं अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। इस जजमेंट में यही बात हुई थी, कोर्ट इंटरप्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स नैरोली, यानी कि एक बार में एक फंडामेंटल राइट को ही हम कंसीडर करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये रूलिंग पुरानी है, ये रूलिंग 1950 की है। Under the pigeonhole theory, a law depriving a person of liberty would be examined only under Article 21. इस थ्योरी के अनुसार जो कुछ भी अगर राइट टू लाइफ के बारे में बात होगी तो आर्टिकल 21 पढ़ लो, आर्टिकल 19, 14, ये भी इंटर रिलेटेड है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आप देखोगे हाँ यार इंटर रिलेटेड तो है। लेकिन इस केस में, इस थ्योरी के अनुसार, अगर राइट टू लाइफ की कोई बात करनी है तो सिर्फ आर्टिकल 21 कर लो, बाकी चीजें छोड़ दो। तो अप्रोच को जो है वो लेटर ऑन क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज इसने जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो ठीक से अवेलेबल नहीं की लोगों को। ठीक है ना, जैसा कि आपको मैंने हमेशा से बताया, मेरी जितनी भी बुक्स हैं सब बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आई एम श्योर आपके पास बुक होगी, उसी से आप पढ़ रहे हो और ये वीडियोस देख रहे हो। सो मीनिंग ऑफ पिजन होल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू स्मॉल कंपार्टमेंट्स। पिजन होल का मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि जैसे एक छोटे छोटे बॉक्स बना दिए जाते हैं ना, और उसमें एक चीज रख दी, तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स को एक स्मॉल बॉक्स में रख दिया कि भाई चल इस वाले में आर्टिकल 21, इस वाले में आर्टिकल 19, इस वाले में आर्टिकल 14। अब जो भी केस है उसमें बस उस आर्टिकल को पढ़ लिया और बात खत्म। तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें तो इन्होंने कह दिया एवरी फंडामेंटल राइट इज इंडिपेंडेंट, जबकि मैं कह रहा हूं वास्तव में होते हैं इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड। लेकिन ये बोल रहे नहीं इंडिपेंडेंट है जी, सब अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये चीज इसने दूसरी बात बोल दी। एंड वायलेशन ऑफ वन राइट कैन नॉट बी टेस्टेड अंडर अनदर राइट। बार बार घूम घूम क्या बोलोगे सर, एक ही बात 50 बार बोल रहा है। यस, इस हिसाब से देखा जाए तो ये शायद 20 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन बनता है, बट फिर भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नेवर नो कब थोड़े ज्यादा मार्क्स में आ जाए, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी यू शुड नो कि इसके अंदर मेनली बात यही आ रही है कि एक राइट को एक ही जगह ये डिस्कस करना चाह रहा है। यही पिजन होल थ्योरी का मतलब है। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ। द पिजन थ्योरी ओरिजिनेटेड इन अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बाय सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ दिस, और इसको केस था ए.के. गोपालन, स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया और ए.के. गोपालन को डिटेन किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में। देन उसने इसको चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 जो है वो पर्सनल लिबर्टी से डील करेगा, तो इसको हम सिर्फ आर्टिकल 21 में ही जाएंगे, आर्टिकल 19 की बात नहीं करेंगे। सो इन्होंने, इस जजमेंट ने, किसने, ए.के. गोपालन की जजमेंट ने, ये वाली जो मैंने पहले भी बताई सेम जजमेंट, इसने कहा कि नहीं भाई हम तो एक बार में आर्टिकल 21 है तो 21 की बात करेंगे, बाकी कुछ इधर उधर हमें नहीं पता। मैंने पहले भी कहा ये थियरी लेटर ऑन रिजेक्ट हो गई है, कंटिन्यूसली बोल रहा हूं मैं।
अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन होल थ्योरी की बात करें तो इसने ईच फंडामेंटल राइट को कहा कि सेपरेट इंटरप्रिटेशन होगी। जो बच्चे अभी लॉ में नए हैं वो सोचेंगे इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखिए, लॉ में इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जैसे कानून में किताब में एक सेक्शन लिखा हुआ है, मतलब एक प्रोविजन लिखा हुआ है, ऐसे होगा। अगर उस पर कोई कंफ्यूजन है, उसकी इंप्लीमेंटेशन पर कोई कंफ्यूजन है, तो कोर्ट केस होता है और मामले कई बार सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। वही चीज़ें हम पढ़ते हैं। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे कोर्ट हैं, बट सुप्रीम कोर्ट एक है, इसलिए उसकी जजमेंट पे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरी इंडिया पर अप्लाई होती है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मैटर में जैसे ये बोल दिया कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस बात का जो मतलब है एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन को अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रिट करते हैं कि ये इसका ये मतलब निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट माने एक्ट, प्रोविजन, लॉ। तो यहां पर इन्होंने ये कह दिया, ये पुरानी थ्योरी है जो रिजेक्ट हुई है, कि ईच फंडामेंटल राइट इज इंटरप्रिटेड सेपरेटली। सबको अलग अलग करो, दे डोंट ओवरलैप, कैन नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर। एक दूसरे से ये ओवरलैप नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करो, लिमिटेड प्रोटेक्शन इन्होंने कहा कि फिर हम आपको देंगे। तो वो चीज फिर आगे चल के नहीं बनी, इसीलिए शुरू हो गया इसका क्रिटिसिज्म। एक स्टेज के बाद क्रिटिसिज्म आया पिजन होल थ्योरी का। सो पिजन होल थ्योरी वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर सेवरल रीजन। एक तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स की हमारी प्रोटेक्शन थी वो वीक थी। राइट्स को इन्होंने आइसोलेट कर दिया रादर देन इंटरकनेक्टेड। ये मेन पॉइंट है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्होंने आइसोलेशन मतलब अलग अलग कर देना, एक अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, इंटरकनेक्टेड नहीं माना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट स्टेट्स के पास ये लिबर्टी आ गई कि वो अपने हिसाब से टेक्निकल इंटरप्रिटेशंस कर लें। तो कुल मिलाकर ये थ्योरी जो है वो लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट मार दिया कि भाई है हमारी जजमेंट, लेकिन इसमें कुछ सही नहीं है। सो अल्टीमेटली ये रूलिंग आपको याद रखनी है। मतलब अगर कोई बच्चा रियली अच्छे मार्क्स लेना चाहता है तो ये दो रूलिंग उसको याद करनी पड़ेगी। A.K. गोपालन 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने मोर और लेस इस थ्योरी को अडॉप्ट किया और 1978 में मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया में इसको रिजेक्ट किया। मैंने जैसे पहले ही बोला, अगर आपको सिर्फ मेनका गांधी भी याद रहेगा तो चलेगा, अगर यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट भी याद रहे तो बहुत अच्छा। इसमें इन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स, ये अलग अलग नहीं है। आर्टिकल 14, 19, 21 आर इंटरकनेक्टेड। दैट इज द मेन पॉइंट कि जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन को आर्टिकल्स की फॉर्म में बोला जाता है, तो वो आर्टिकल सब इंटरकनेक्टेड है। आदमी तो वही है, देश तो वही है, लिबर्टी भी है, तो कहीं स्पीच की लिबर्टी है, कहीं बिजनेस को फॉलो करने की लिबर्टी है, कहीं रिलीजन को फॉलो करने की लिबर्टी है। ये सब देखा जाए तो राइट टू लाइफ ही तो है। लाइफ में ही रिलीजन है, लाइफ में ही स्पीच है, लाइफ में ही बिजनेस है, लाइफ में ही मूवमेंट है, लाइफ में ही सब कुछ है, तो है तो सब इंटरकनेक्टेड ही। सो ये जजमेंट जो है, दिस जजमेंट इंट्रोड्यूस द गोल्डन ट्राइंगल डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गोल्डन ट्राइंगल डॉक्ट्रिन फंडामेंटल राइट्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया मेनका गांधी जजमेंट में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर इंपॉर्टेंस देखें तो पिजन होल थ्योरी इज नो लॉन्गर फॉलोड, नहीं है, अब खत्म हो गई। लेकिन फिर भी इससे हमें यह समझने को मिलता है, अच्छा कई बार ये भी होता है ना, कोई चीज खराब होती है, कोई चीज कड़वी है, तो कड़वी से भी तो मीठे का पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजिड इंटरप्रिटेशन है पिजन होल थ्योरी, ये भी कभी कभी रेयरली किसी ना किसी और इंटरप्रिटेशन में काम आ सकती है। क्योंकि जजेस ये सोच सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा ना इंटरकनेक्टेड मत करो, ये तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये तो चलो मेनका गांधी केस ने इस चीज को ओपन अप किया, बट लॉ में और भी तो हजारों इंटरप्रिटेशन होती हैं। अब अगर एक आदमी हर प्रोविजन में 100 एक्ट खोल के बैठ जाए कोर्ट में, तो कुछ फैसले ही नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं रिजिड इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट्स फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पिजन होल थ्योरी है ये वैसे थ्योरी कनेक्टेड विद फंडामेंटल राइट्स थी, बट रूटीन में रिजिड इंटरप्रिटेशन कहीं कहीं यूज होता है। ऐसा नहीं कि ये कहीं यूज ही नहीं होता, कहीं कहीं थोड़ा बहुत इसका भी जरूरत होता है। तो इसकी भी अपनी एक जो कहेंगे ना अपनी इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो खैर बहुत ज्यादा अब नहीं रही, लेकिन इन जनरल इस टाइप की थ्योरी की भी अपनी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जुडिशरी ने रिजिड इंटरप्रिटेशन की लिमिटेशन को समझा कि हाँ यार इसमें तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की, और प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी, किसी भी इंसान को एक लिबर्टी जो देनी है वो कैसे दें, क्या करें, वो इस चीज को हमने इसमें समझने की कोशिश की।
सो अब हम कंक्लूड करेंगे अपना डिस्कशन। तो यही है, ये अर्ली फेजेस थे जब देश आजाद हुआ था, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंटरप्रिटेशन, नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त अर्ली स्टेजेस में ये जो है अप्रोच आई थी। लेकिन फिर बाद में मेनका गांधी केस ने इस चीज को खत्म किया, एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन आई, एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन आई कि नहीं भाई, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको थोड़ा ब्रॉडर वे में लिया जाए, लोगों को डिफरेंट राइट्स जो हैं उसको एक वे में देखकर एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, मीन्स एक थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है वो दिया जाए। सो कुल मिला के लास्ट में तो फिर ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट ही हो गई, बट अल्टीमेटली आपको ये पिजन होल थ्योरी आई होप अब समझ में आ गई होगी एग्जाम में कैसे लिखना है। ज्यादातर एक शॉर्ट क्वेश्चन आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसा मैं हमेशा एंड में बोलते ही हूँ, अगर आपको मेरी फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करनी है तो आप कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू नंबर्स पर, बुक खरीदनी है तो भी कोई डाउट है आप यूट्यूब पर देख रहे हो, वहां पर भी कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।